हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSR स्टडी में। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 2 के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे सन 2021 के लिए। ठीक है ना। इसमें हम आपके लिए अति लघु और लघु जानेंगे। ठीक है ना। पहले मैं आपको इसमें आपके अति लघु उत्तर प्रश्न कराऊंगा। ठीक है ना। अति लघु जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आने के लिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे लघु। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके लिए, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलयन होते हैं तब इसे युक्ति पुंकेसर दशा कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में मैं लगभग आपके 20 से 25 क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि उसमें अति और लघु दोनों ही हैं। इसमें आपके लिए दूसरा है, चतुर्दीर्घ पुंकेसर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, जब किसी एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 छोटे पुंकेसर छोटे हों तो उन्हें चतुर्दीर्घी अवस्था कहते हैं। जैसे सरसों के पुष्प में, जैसे आपने सरसों का पुष्प देखा, उसका आपने पत्ता देखा हुआ, उसकी ही तरह होता है। इसमें आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, युक्त कोशी दशा क्या है? युक्त कोशी दशा क्या है? तो इसमें आपका आंसर है, इसमें केवल परागकोश की आपस में जुड़े रहते हैं, जो परागकोश होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं तथा परंतु स्वतंत्र रहते हैं। जैसे गेंदे में, जैसे गेंदे का पौधा होता है उसके अंदर स्वतंत्र रहते हैं। उसके बाद इसमें आपका चौथा क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फलों के विकास का विनाशपत्रिक भाषा में क्या कहते हैं? मतलब उसे जो विकसित होते हैं उन्हें विनाशपत्रिक भाषा में क्या कहते हैं? निषेचन के बिना फलों में बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनिषेक फलन कहते हैं। और आप इस पर अनिषेक फलन पर आप टिप्पणी भी पढ़कर जाना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम में आने के लिए। इसमें आपका 5वां क्वेश्चन है, हेस्पेरिडियम फल के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है ना। जैसे नारंगी, दूसरा है नींबू। ठीक है ना। आपके 5 क्वेश्चन इसमें हो चुके हैं। आपका है फिर छठा क्वेश्चन है आपका, दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना। जो द्वि निषेचन या इसे दोहरा निषेचन भी बोल देते हैं। तो इसका आंसर है, आवर्त विजयी पौधों में युग्मन तथा त्रयसंलयन को सम्मिलित रूप से द्वि निषेचन कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इसे दोहरा निषेचन को द्वि निषेचन भी कहते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, भ्रूणपोष का विकास आवर्तविजीय पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? जैसे द्वि निषेचन तथा त्रिसंलयन के फलस्वरूप होता है। इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, पूछ जाएंगे अवस्था किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। जब पुष्प के पुंकेसर जायंग के साथ जोड़े होते हैं, जैसे आर्किड या आग, हसलता आदि में। ठीक है ना। उसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, पुष्पदल का कार्य क्या है? किसका? पुष्पदल का कार्य क्या है? तो इसमें है, इनमें मुख्य 2 कार्य होते हैं। पुष्पदल में मुख्य 2 कार्य होते हैं। नंबर 1 है, कलिक अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करते हैं। इसमें सेकंड है आपके लिए, ये कीट परागण में कीट सहायता होते, मतलब कीटों को सहायता प्रदान करते हैं। इसमें आपके लिए 10वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक आवर्तविजीय पुष्पों के उन अंगों का नाम लिखिए जहां पर नर व मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो
नर युग्मोद्भिद में क्या कहाँ पर होता है, परागकण के अंदर। इसे हम बोलते हैं परागकण भी बोल देते हैं। ये किसके अंदर होता है, परागकोश। परागकोश कहाँ होता है, लघु बीजाणु धानी में होता है। दूसरा मादा युग्मोद्भिद, ये कहाँ पर होता है, ये होता है भ्रूण कोश में। और ये इसका मतलब मादा युग्मोद्भिद को हम भ्रूण कोश भी कहते हैं। और इसका विकास कहाँ पर होता है, अंडाशय में। अंडाशय को हम क्या बोल देते हैं, हम इसे बीजांड भी कह देते हैं। उसमें आपका है फिर 11वां क्वेश्चन है, इसमें आपके लिए 11वां क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, इसका क्या महत्व होता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है लघु बीजाणु धानी, ठीक है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है लघु बीजाणु धानी की सबसे भीतरी परत टेप्टिन कहलाती है। यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। क्या इसका कार्य क्या है, मतलब लघु बीजाणु धानी की जो सबसे भीतरी परत होती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है, वो टेप्टिन कहलाती है। क्या कहलाती है, वो टेप्टिन। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है पोषण प्रदान करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 11 क्वेश्चन क्लियर हुए। और देखते हैं आगे अभी। इसमें 12वां क्वेश्चन है आपका, एक परिपक्व परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है ना। इसमें कोशिकाओं के नाम लिखिए। परिपक्व परागकण के कायिक व जनन कोशिका उपस्थित होती हैं, कि इसमें क्या होती है, कायिक व जनन कोशिकाएं इसमें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। ये उन कोशिकाओं के नाम हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अपयुग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इसमें अंड कोशिका को छोड़कर भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका में निषेचन के तब भ्रूण का विकास होता है तो यह क्रिया अपयुग्मन कहलाती है। इसका उदाहरण है जैसे एल्शियम। क्या है इसका उदाहरण, एल्शियम है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ 14वां क्वेश्चन है, नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 240 परागकण 240 परागकणों के निर्माण की कितनी मृत कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। तो इसमें एक परागकण कोशिका में 4 परागकण बनते हैं। क्या मैंने अभी क्या बोला, आप इसे ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। एक पराग कोशिका में 4 परागकण बनते हैं। तो अब ये कहता है 240। अब 240 को आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब आप इसे 4 से भाग देंगे, मतलब कि जब इसे आप 4 से भाग देंगे, इसका आएगा आंसर 60। तो अतः 60 मृत कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है, 60 मृत कोशिकाओं की इसमें आवश्यकता होती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग मृत कोशिका से कितने परागकण बनेंगे, इस कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो इसका आंसर है 240 गुणा 4। तो इसका क्या होगा, 100। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप ओनली इसे देखना, ठीक है ना। पराग मृत जो अभी मैंने पढ़ाई थी, पराग मृत कोशिकाओं में कितने परागकण बनेंगे, इसमें कितने परागकण बनेंगे, इन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो क्या इसमें होता 240 गुणा 4000। तो अतः 250 मृत कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 1000 परागकण बनेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे 240, 250, 260, ठीक है ना। आप इसमें कंफ्यूज मत होना। आपका है फिर 16वां क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, परिपक्व कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है परागकोश के बाह्य त्वचा के नीचे अर्धस्तरीय कोशिका जो आकार में बड़ी स्पष्ट केंद्र एवं आदि जीव द्रव्य के कारण अन्य कोशिकाओं से भी भिन्न होती है, परिपक्व कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, ये आपकी परिपक्व कोशिकाएं कहलाती हैं,
ठीक है। उसके बाद है आपका एक और नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। रात्रि में खिलने वाले पुष्प प्रायः श्वेत रंग का सुगंध वाले होते हैं, क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये एग्जाम में आपके आने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रात्रि में पुष्पों का खेत का रंग एवं सुगंध कीटों एवं चमगादड़ों को आकर्षित करती है और उनमें कीट एवं चमगादड़ों द्वारा परागण हो जाता है। क्या क्या होता है इसमें? जो कीट पंछी हैं उनके द्वारा परागण होता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 18वां। बीजांडकार एवं बीज पत्रों द्वारा किए जाने वाले समान कार्य के नाम बताइए। तो इसमें नंबर 1 है बीजांडकार परिवर्तनशील भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है, जब बीज पत्र परिवर्तन बीज भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूरे हुए। अब आपके कौन से चालू होते हैं? अब आपके होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न चालू होते हैं। कौन से? लघु उत्तरीय प्रश्न अब आपके क्या होते हैं इसमें? अब वो चालू होते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके 10 हैं एग्जाम में आने के लिए। और मैं विस्तृत क्वेश्चन और बहुविकल्पीय में इससे आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपके लिए पहला है क्वेश्चन, मसाल फल किसे कहते हैं, इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। यह या करके या अथवा करके ये दूसरी तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सरस गुद्देदार फल को दो लक्षण बताइए, मतलब इसके 2 लक्षण बताइए। इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो इसका आंसर है, जिन फलों में फल भित्ति सारस एवं गुदेदार होती है वे मासाल फल कहते हैं। इनकी फल भित्ति को बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति तथा अंत फल भित्ति में विभेदित किया जा सकता है। ये फल अष्टपोटक होते हैं, जिस कारण इनके बीज गुदा सड़ने के बाद ही स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो बीज बेकार नहीं होते हैं, वो अच्छी तरीके से रहते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर के पूछा जा सकता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पहले मैंने आपको क्या बताए थे, वो मैंने आपको पहले ये 1 नंबर के बताए थे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको मैं 2 नंबर के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है इसमें, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूणकोश में कितने केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो नंबर 1 है इसमें, पॉलीगोमन प्रकार एवं भ्रूणकोश मोनोस्पोरिक होता है। इनमें 8 केंद्रक होते हैं, 3 बीजांड द्वारे तथा चेला जल सिरों पर तथा 2 द्वितीयक केंद्रक बनाने के लिए मध्य में है। इसमें आपके लिए तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में आने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह अथवा करके आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्वितीय निषेचन प्रक्रिया पर सर्वप्रथम किसने पता लगाया था, मतलब उस वैज्ञानिक का नाम और एड्रेस, मतलब जो भी कुछ पता है उसके बारे में, जो आप बुक में दे रखा है उसके बारे में बताना है। मैंने ये बात आपको पहले ही बताई थी, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन ये एक ही चीज़ है, ठीक है। ये एक ही चीज़ के नाम है, याद रखिए दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन बोल देते हैं। ये तीसरा के इस तरह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोहरा निषेचन की परिभाषा दीजिए। अब इसका हम आंसर देखते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर है जी नवसीचन ने सर्वप्रथम फ्रेटिलिया तथा लिलियम पादपों में दोहरा निषेचन की खोज की, ठीक है ना। इसमें क्या इन्होंने खोज की थी, इनमें एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंडकोश में युग्मनज करके युग्मनज या जाइगोट बनाता है। युग्मनज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे जाइगोट बोलते हैं। यह सत्य निषेचन है, जबकि दूसरा अगुणित नर युग्मक द्वितीय केंद्रक
से संलयन करके त्रिगुणित त्रियन प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनाता है। फिर आगे है इसमें, यह त्रिमेकन या त्रिक निषेचन कहलाती है। आवर्तबीजी में निषेचन क्रिया 2 बार से संपन्न होती है, इसलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। आपका इसमें चौथा क्वेश्चन है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब मैंने इसमें जो भी लिए हैं वो मोस्ट क्वेश्चन लिए हैं, और इससे बाहर आपके दूसरे चैप्टर में से क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अब इसमें है आपका बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है ना। तो यह जब बीज में एक से अधिक अनेक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंडकोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन में परिमाण स्वरूप होते हैं। उदाहरण जैसे पाइनस, संतरा आदि, ठीक है ना। ये ऐसे पौधों में होते हैं। ये क्या कहलाती है? ये बहुभ्रूणता कहलाती है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, असंग जनन तथा अनिषेक फलन में अंतर लिखिए, ठीक है ना। इसका आंसर है इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। किसमें? असंग जनन व अनिषेक फलन में, ठीक है ना। इन दोनों में हमें अंतर लिखना है। ये है आपके असंग जनन और ये है आपके अनिषेक फलन, ठीक है ना। अब इसमें कहता असंग जनन में कहता आवर्तबीजी पौधों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना भ्रूण का बीजाणुभूत का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका अनिषेक फलन में पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण जैसे बीज रहित फलों का विकास, जो मतलब फल वाले होते हैं, मतलब जो बीज वाले होते हैं, और उनका विकास। उसके बाद है आपका एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मतलब आप इसकी जितनी थ्योरी पढ़ी जा सके आप इसकी थ्योरी पढ़कर जाना, ठीक है ना। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको इसकी जितनी थ्योरी पढ़नी है आप इसे डिटेल में पढ़ कर जाना, क्योंकि इस पे 100% क्वेश्चन आने हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक है आपका लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन में अंतर लिख कीजिए, ठीक है ना। इसमें अंतर करने हैं। तो इसमें है आपका नंबर 1 लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन, ठीक है ना, में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इसमें नंबर 1 है आपका लघु बीजाणु जनन में यह क्रिया पुंकेसरों के पराकोष पर होती है, और आपका गुरु बीजाणु जनन में है यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। लघु बीजाणु जनन में दूसरा है, इसमें परागण या लघु बीजांड बनाते हैं। इसमें गुरु बीजाणु जनन में है, इसमें गुरु बीजांड या भ्रूणकोश बनाता है। तीसरा है आपका लघु बीजाणु में, इस लघु बीजाणु जनन में 4 कोशिकाएं भाग लेती हैं, और इसमें है आपका लघु बीजाणु जनन में एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु मृत कोशिका भाग लेती है। गुरु बीजाणु मृत कोशिका भाग लेती है। इसके बाद है आपका 7वां क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने के लिए, ठीक है ना। इस पे भी 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर चाहे 1 ही नंबर का है, चाहे 2 नंबर का है, चाहे इसमें 5 नंबर वाले में आए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। नंबर 7वां है स्वयं परागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा करके आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, स्वयं परागण तथा पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या अथवा करके ऐसा पूछा जा सकता है, पर परागण एवं पर परागणों को स्पष्ट कीजिए, इनमें से कौन अधिक उपयोगी है, ठीक है। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है स्वयं परागण एवं पर परागण में निम्नलिखित अंतर है। इन दोनों में क्या क्या अंतर है? स्वयं परागण, पर परागण। स्वयं परागण में है एक पुष्प के परागण के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया
है। इसमें दूसरा है, एक पुष्प के परागण के उसी जाति के दूसरे पादपों में पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया है। उसके बाद है दूसरा है, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां। इसमें दूसरा नंबर है, इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं। प्राय पुष्प द्विलिंगी एकलिंगी होते हैं। उसके बाद है आपका तीसरा, इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं। इसमें पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं। उसके बाद आपका चौथा, इनमें किसी मध्य की आवश्यकता नहीं होती है। इसे मध्य की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन। ठीक है, उसमें है आपका 8वां क्वेश्चन। आपका 8वां क्वेश्चन है, परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें परागण व निषेचन में निम्नलिखित अंतर है। निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1 है, परागण के अंदर परागणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। इसमें है आपका निषेचन में नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। इसमें दूसरा है आपका परागण में यह दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण एवं पर परागण है। ठीक है ना, ये दो प्रकार का होता है। इसमें यह भी दो प्रकार का होता है। उसके बाद है आपका तीसरा है, इसमें नंबर 3 है ये, यहाँ से स्वयं परागण एवं पर परागण यह अनेक मध्यों से अनेक जो मध्यों से होता है, जैसे वायु, जल, कीट आदि से, मतलब ये बतेरी चीज़ों द्वारा होता है। इसमें होता है ये एकल निषेचन एवं द्वि निषेचन, इसे मध्यों की आवश्यकता से नहीं होता है। चौथा, इसमें यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है, यह क्रिया बीजांड के अंदर होती है। अब इसमें आपका नवा क्वेश्चन है, आपका नमक क्वेश्चन है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर कीजिए। इन दोनों में हमें अंतर लिखने हैं। ठीक है ना, और इसके अंतर निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, भ्रूणकोश के अंदर यह अगुणित होता है। भ्रूणपोष के अंदर है यह त्रिगुणित होता है। भ्रूणकोश के अंदर दूसरा है, इसका विकास क्रियाशील गुरु बीजांड से होता है। भ्रूणपोष में है, इसका विकास प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र से होता है। इसमें तीसरा है आपको, भ्रूणकोश में यह भ्रूण के विकास में सहायता है। नंबर तीसरा है, इसमें यह भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। ठीक है ना। अब इसमें चौथा है आपके लिए, इसमें भोजन संचित नहीं होता है। इसमें भोजन संचित होता है। ठीक है ना। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस वीडियो में यही आपका ये एक लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है आपका, सुबह आयोक्ता क्या होती है। ठीक है ना, सुबह निषेचनता एवं सुबह आयुक्ता को अंतः जातीय अनिश्चितता भी कहते हैं। इसमें एक पादपों के पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है, परंतु दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरण हो जाता है, जैसे आलू, तंबाकू, मलवा आदि। ये पौधों के नाम हैं। ठीक है ना। आपको मैंने इसमें मैंने आपको, ठीक है ना, मैंने आपको इसमें सबले क्वेश्चन बताते हैं। अति, लघु, क्या बताया मैंने आपको इसमें, आपको मैंने अति बता दिए और आपको मैंने इसमें लघु बता दिए। ठीक है ना। यही आपके जो अति हैं ये आपके एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं और लघु आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब मैंने आपको चैप्टर 2 के इसमें मैंने क्या कराया, आपके जो चैप्टर 2 है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मैंने आपको इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं सबले। और बस अब मैं इसमें आपको विस्तृत और
आपको बहुविकल्पीय मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने के लिए सन 2021 के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल BSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।